नमस्कार दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन इन सब चीज़ों की चर्चा की थी और हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में देखा था कि किस तरीके से कि संभवतः बाढ़ आई होगी और उस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। बाढ़ आने के अलावा मैंने दूसरा कारण आपको बताया था जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आर्यों का आगमन। और आर्यों का जो आगमन हुआ था वो मध्य एशिया से हुआ था। आर्यों के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा भी की थी और ये कहा था कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा महान, और हम सब उन्हीं की संतान हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, महान हैं। जाते जाते मैंने एक चीज़ और बोला था कि हम बेजुबान जीवों पर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना करें, और यदि हम उन्हें रोटी देने की क्षमता नहीं रख सकते तो हमें उन पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं वैदिक सभ्यता का एक डिस्क्रिप्शन, पूरा एक कहानी के तौर पे बताऊंगा और अगले वीडियो में आपको बाकी की चीज़ें कि किस तरीके से उनका सामाजिक जीवन रहा है, किस तरीके से उनका धार्मिक जीवन, किस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक जीवन रहा, इन सब चीज़ों की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज केवल कहानी के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने चर्चा की कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण कर दिया और उन पर पूरी तरीके से जो उत्तर भारत का क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार या आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके पश्चात उनके द्वारा जो विकसित की गई सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। दोस्तों, मध्य एशिया जो मैंने कहा वो मध्य एशिया क्या कहलाता है? दरअसल मध्य एशिया की हम बात करें तो 5 स्थान या 5 देशों को मिलकर के मध्य एशिया ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है। हालांकि आर्यों के आगमन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार प्रकट किए। जैसे हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, जैसे कि आप जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि आर्य कहाँ से आए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे भाई, तो दयानंद ने कहा कि ये तिब्बत से आए थे। लेकिन देखिए दोस्तों, इनके तथ्यों को उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता जितना कि जर्मनी के मैक्स मूलर, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनके तथ्यों को प्रामाणिक माना जाता है। और मैक्स मूलर ने कहा कि जो हमारे आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे, और उनके द्वारा जो चीज़ों की पुष्टि की गई वो प्रमाणित मानी गई। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ वो मध्य एशिया से हुआ। वो मध्य एशिया कौन कौन से क्षेत्र थे, तो 5 तान यानी 5 कंट्री मानी जाती है, जिसमें से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका 5 स्थान जो होते हैं, इसी तरीके से 5 क्षेत्र हैं। तो उन क्षेत्रों से कौन आए थे, आपके आर्य आए थे। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उस क्षेत्र से हटाया और उस क्षेत्र से हटा करके अपनी वैदिक सभ्यता को स्थापित किया। तो क्या हुआ कि 1750 BC, जैसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व का जो समय रहा है, उसमें से जो, जैसे कई किताबों में आपको 1500 मिलता है और 1500 से ही जो चालू हो जाती है वो हमारी वैदिक सभ्यता चालू हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि एक्चुअल टाइम हम ये कह सकते हैं कि 1750 BC रहा होगा। 1750 और 1500 के बीच में लगभग 250 साल का समय, जिस पर आर्यों ने क्या किया, आक्रमण करना आरंभ कर दिया। और किन पर आक्रमण किया, तो आक्रमण किया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर। जब इन पर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद 3 ऐसे विजय होने के कारण माने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण ये कहा जाता है कि आर्य लोहे से पूरी तरीके से परिचित थे। इसके पश्चात हम दूसरी बात करें तो इनके पास क्या था, कवच था। और अगर तीसरी बात करें तो ये घोड़े से आए हुए थे। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि जो व्यक्ति ऊंचाई से युद्ध करेगा
यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पर है और कोई व्यक्ति नीचे स्थान पर है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा आसानी पड़ेगी जो व्यक्ति ऊंचाई पर है। तो आर्य जो आए थे वो घोड़े से आए थे और उनकी जो तलवारें थी उनके बारे में कहा जाता है वो कि तलवारें किसकी थी? लोहे की थी और उनके पास कवच था। अब इन तीनों का मिला जुला रूप हम चर्चा करें कि किस तरीके से ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से आर्य विजित हुए। तो देखिए, घोड़े के बारे में मैंने चर्चा की कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का उल्लेख मिलता है परंतु उनके पालने का उल्लेख नहीं मिलता है। वो लेकर के आए होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति जो ईरान इराक से आया हो, जहां से उनका व्यापार चलता हो, वो घोड़े को लेकर के आए और घोड़े को जो भी खिलाया हो, घोड़ा मर गया हो, अब उनकी डेड बॉडी तो ले नहीं जा सकते थे घोड़े की, तो वहीं पे उसको दफना दिया। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में उसके प्रमाण मिले हैं। अब ये लोग घोड़े से आए और घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था और इसके अलावा लोहे की तलवार, जबकि मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे, उसके कोई प्रमाण भी नहीं मिलते। वो तांबे से जरूर परिचित थे और सीधी सी बात है कि लोहे की अपेक्षा तांबा अत्यधिक कमजोर होता है। जैसे ही वो आघात करते थे अपने लोहे की तलवार से और उनके तांबे की तलवार उनके सामने टिक नहीं पाती थी तो वो युद्ध में क्या हो गए? हार गए। क्योंकि ये व्यापारिक सभ्यता भी थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो और जो आर्य थे वो युद्ध कला में निपुण थे और सिंधु घाटी के लोग जो है व्यापार इत्यादि के अलावा युद्ध करना नहीं जानते थे। तो एक ये दूसरा कारण माना जाता है कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से पराजित हुई। तीसरा कारण कवच। कवच हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब वो कवच और भाला अपने साथ लेकर के आए थे और कवच उसको पहने रहा करते थे, तो यदि कोई व्यक्ति जो अनार्य था या सिंधु घाटी सभ्यता का था और वैदिक सभ्यता के लोगों पर आक्रमण कर देता था, तो मान लीजिए कितना भी वो आघात कर ले लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रक्षा कौन कर देता था? कवच कर देता था। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से वैदिक सभ्यता के लोग विजयी रहे और इनको इस क्षेत्र से हटाना चालू कर दिया। सिंधु के क्षेत्र से जब इन्होंने हटाया तो वो बेचारे भागकर सिंधु घाटी के लोग पंजाब पहुंचे। पंजाब जैसे ही भागे, पंजाब से भागते भागते उत्तर प्रदेश पहुंचे और उत्तर प्रदेश से भी आगे जब उनको खदेड़ा गया तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बस गए और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही कुछ क्षेत्र जो है मंदसौर के क्षेत्र से और कुछ व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बसे और बाकी के लोग चले गए भारत के दक्षिण क्षेत्र में, और जिन्हें हम मूल या द्रविड़ जनजाति का कहते हैं। आज भी द्रविड़ जनजाति के लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। इसके पश्चात जो मंदसौर इत्यादि क्षेत्र में थे वो कौन थे? तो उन्हें हम थारू जनजाति के नाम से दोस्तों जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और थारू जनजाति के ही लोग जो है दीपावली और दशहरा नहीं मनाते बल्कि इसे शोक का दिन मनाते हैं। कारण ये कि जो मंदसौर का क्षेत्र है, मंदसौर में जो थारू जनजाति के लोग थे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी। सीधी सी बात है कि हम आर्य हैं और भगवान राम भी आर्य थे और रावण की हत्या उन्होंने की थी और मंदसौर की जो मंदोदरी थी वो क्या रावण की पत्नी थी। तो सीधी बात, जब रावण को मार दिया गया तो थारू जनजाति के लोग दीपावली और दशहरा नहीं मनाते। आज भी उनके यहाँ इस चीज में अंधकार या शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यही कारण थे कि इस तरीके से जब उनको ढकेलना चालू कर दिया, ये यहाँ से चले गए और संपूर्ण उत्तर भारत में जो है वैदिक सभ्यता के लोग यानी आर्य बस गए। इसीलिए उस क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहते थे, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वो वृत्त के आकार का था। यही कारण है कि आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, क्योंकि ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनियों को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, इसलिए ब्रह्मावर्त। जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? तो दोस्तों जम्बूद्वीप एक खंड माना गया भारत, जो कि जैन ग्रंथों में जम्बूद्वीप मिलता है। मंत्र भी बना है कि ब्रह्मावर्ते के देशे आर्यावर्तांतर्गते, है ना, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे। इस तरीके से ये क्षेत्र जो है हमारा भारतवर्ष के भी नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताई है। अब हम आगे के जो वीडियो में चर्चा करेंगे वो वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में करेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन काफ़ी बड़ा है और हम उनकी संतान हैं। कैसे हम रूल्स को फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा वृहद रूप से हम वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।